अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नम्स के पास पेपर को 2023 के अंदर जो नम्स का एग्जाम हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बायोलॉजी पोर्शन को पूरी तरीके से हम देख रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है दैट द सोडियम आयन are nearly 10 times, sorry, and are nearly dash times greater in fluid outside the cell than inside. अब देखो, सपोज दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर नॉर्मली सोडियम ज्यादा होता है और पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जब नॉर्मल सिचुएशन के अंदर सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, तो कितने गुना ज्यादा होता है सोडियम? कहा यह जाता है कि बाहर सोडियम 10 टाइम्स ज्यादा होता है अंदर के मुकाबले में, और अंदर पोटेशियम 30 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर के मुकाबले में। सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया? 10 टाइम्स, ठीक है। तो सोडियम आइन कितने टाइम्स ज्यादा है बाहर? 10 टाइम्स, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज विच हार्मोन इंड्यूस लेबर पेन, ठीक है। लेबर पेन कौन सा हार्मोन इंड्यूस कर रहा होता है? सिंपल सी बात है। अगर मैं लेबर पेन की बात करूं तो लेबर पेन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है दैट इज द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो कि रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और इसका काम है, दो बड़े इंपॉर्टेंट काम है इसके। एक तो लेबर पेन, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की, जिससे लेबर पेन स्टार्ट होता है। दूसरा मिल्क इजेक्शन के अंदर, ठीक है, मिल्क इजेक्शन के अंदर इसका बहुत रोल प्ले है, ठीक है। अब नॉर्मली जब बेबी फीड करने के लिए सकलिंग करता है, निपल सक करता है, अल्टीमेटली रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से मिल्क इजेक्शन होती है। मिल्क प्रोडक्शन किससे होती है? वो आपका प्रोलैक्टिन है, ठीक है। दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। फिर हमारे पास आता है ईस्ट्रोजन। देखो, ईस्ट्रोजन इज अ हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, ठीक है। जबकि हमारे पास एलएच की बात करूं तो ओव्यूलेशन करवा रहा होता है फीमेल्स के अंदर, और टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करवा रहा होता है मेल्स के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रीटेड इन बल्क ड्यू टू डिक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड। अब देखो, बॉडी में या ब्लड में वाटर लेवल हो गया है कम। अब जब वाटर लेवल हो गया है कम, तो आप क्या चाहोगे? आप ज्यादा से ज्यादा यूरिन के अंदर वाटर लॉस करना चाहोगे या वाटर को बचाना चाहोगे? वाटर को बचाना चाहोगे, ऑब्वियसली। अब अगर आप वाटर को बचाना चाहते हो तो आपने यूरिन से वाटर लॉस को कम करना है। यूरिन से ज्यादा वाटर का लॉस होना इज डायूरेसिस, ठीक है। आपने इसके खिलाफ काम करना। तो आपको जो हार्मोन चाहिए होगा वो होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करने वाला हार्मोन, जो कि अगेन कहां से रिलीज हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। सिंपल। कब रिलीज होता है? जब ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है, सिंपल। किडनी पे जाएगा और किडनी में वाटर को कंजर्व करवाने के अंदर मेजर रोल प्ले करेगा। ऑक्सीटोसिन का काम मैंने अभी आपको बताया। ग्लूकागॉन इज बेसिकली रिलीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, ठीक है। थायरॉक्सिन इज अ थायराइड हार्मोन, इसका कोई काम वाटर एब्जॉर्प्शन से नहीं है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बनता है? सपोज ये क्या है? ये आपके पास न्यूरॉन है, जिसे आप कहोगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये दूसरा न्यूरॉन है जिसे आप कहोगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। अब ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आया, ये एक्शन पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे मौजूद होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स अपने अंदर रखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बनता कहाँ पे? ये न्यूरोट्रांसमीटर बनता इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ही है, और जाता ये फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके अटैच होता है। सारी कहानी चल रही होती है। इसका कोई ताल्लुक साइनेप्टिक क्लेफ्ट के साइनेप्टिक साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सिंथेसाइज नहीं होता, ना डेंड्राइट के अंदर सिंथेसाइज होता है। पोस्ट साइनेप्टिक पे तो जाके ये बाइंड होता है। तो द द बेसिक site of production of neurotransmitter is pre-synaptic neuron.
बहुत सारे प्री साइनेप्टिक सॉरी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन, बहुत सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन आर प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, एंडोर्फिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? देखो एंडोर्फिन एक बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नॉर्मली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है पेन रिलीफ। ठीक है, पेन रिलीफ के साथ इसका ताल्लुक है, पेन रिलीफ। तो ये बनता कहाँ पे है भाई? ये बनता ब्रेन के अंदर है, इसका कोई ताल्लुक एड्रीनल ग्लैंड या स्टमक या थाइमस के साथ नहीं है। Okay. The next question is the hormone responsible for production of sperm cells and male secondary sexual characteristics. ठीक है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कौन सा हार्मोन रोल प्ले करेगा, या कौन सा हार्मोन स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा होता है? ईस्ट्रोजन नहीं भाई। प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल नहीं। टेस्टोस्टेरॉन यस। ईस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, थायरॉक्सिन का काम नॉर्मली है नहीं। ठीक है, सिंपल। Okay, so the next question is Leydig cells. Leydig cells are responsible for, Leydig cells किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो Leydig cells की बात करूं तो Leydig cells होते कहाँ पे, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, Leydig cell टेस्टिस के अंदर है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ सेल्स मिलेंगे, दे आर कॉल्ड Leydig cells और इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, ये Leydig cells या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे। एफएसएच का, एफएसएच प्रोड्यूस होता है ट्यूटरी से, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होती है बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। टेस्टोस्टेरोन इनहिबिशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द लेडिक सेल्स, वो सेटोली सेल्स का काम है। ठीक है, आगे बढ़ो। सेटोली सेल्स बेसिकली इनहिबिट रिलीज करते हैं, नॉट प्रिसाइजली टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, सिंपल। द ईस्ट्रोजन हार्मोन secretion during the oogenesis is stimulated by, ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन oogenesis के दौरान कौन स्टिमुलेट कर रहा होता है? तो आपको पता है दिस इज द ओवरी, इस ओवरी के अंदर ये फॉलिकल है, अब oogenesis चल रही है, ऊपर से आएगा फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए एफएसएच, और ये एफएसएच आके इस फॉलिकल को ग्रो करवाएगा oogenesis के दौरान। तो इसका मतलब ये है कि एफएसएच आके फॉलिकल को ग्रो करवाएगा, और फॉलिकल ग्रो होगा और फॉलिकल रिलीज करना शुरू करेगा ईस्ट्रोजन। आपसे कह रहे हैं द ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन ड्यूरिंग oogenesis। अगर आपने ईस्ट्रोजन सिक्रीशन बढ़ानी है तो आपने ऊपर से क्या देना है? एफएसएच देना है, ताकि फॉलिकल ग्रो करे, ईस्ट्रोजन रिलीज। सो द करेक्ट आंसर इज एफएसएच। एलएच का काम ओव्यूलेशन के अंदर है, फीमेल्स के अंदर, नॉट प्रिसाइजली इन बेसिकली this estrogen secretion. Okay. Next question is which of the following, the next question is which of the following hormone of pituitary gland regulate the menstrual cycle? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन रेगुलेट कर रहे होते हैं, कौन से हार्मोन रेगुलेट कर रहे होते हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल, दो ही हार्मोन है, एफएसएच और एलएच। ठीक है, एफएसएच एंड ईस्ट्रोजन नहीं, ईस्ट्रोजन रेगुलेट नहीं कर रहा होता प्रिसाइजली, ईस्ट्रोजन तो रिलीज हो रहा है। दिस इज नॉट द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है luteinizing hormone and estrogen, no, then FSH and LH यानी कि follicular stimulating hormone and luteinizing hormone, yes, this is the right answer. Okay, next question is very simple. Which of the following trait is transmitted directly from affected father to only son? Simple, very simple. एक फादर अफेक्टेड है, उससे सिर्फ उसके बेटे के अंदर क्या आ रहा है? डिजीज आ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, फादर से सन के अंदर जो भी बीमारी आ रही होती है, अगर वो जेनेटिक है, दैट इज वायलेंट, क्योंकि फादर अपने बच्चे को सिर्फ बाय क्रोमोसोम ही पास कर सकता है, एक्स नहीं पास कर सकता। ठीक है, सिर्फ। सो द करेक्ट आंसर इज वायलेंट। ठीक है, नॉट ऑटोसोमल, नॉट एक्स लिंक, नॉट एक्स वाई। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when both the allele of a gene pair are same, the organism is said to be, very simple question। अब फॉर एग्जाम्पल एक जीन है, हाइट, हाइट का जीन, इस हाइट के जीन के दो एलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेट सपोज एक ऑर्गेनिज्म में दोनों कैपिटल टी है, तो मुझे बताओ ये क्या है? हीटरोजाइगस है? नहीं, हीटरोजाइगस तब होता है जब
कैपिटल टी स्मॉल टी हो, तो ये तो गया। जीनोटाइप, जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप, तो ये तो नहीं हो सकता। होमोजाइगस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, this theory states say that mitochondria and chloroplast are in effect ancient bacteria which now live inside the larger cell। सिंपल सी बात है, कहा यह गया कि भाई पहले जमाने के अंदर ये थ्योरी, कौन सी थ्योरी ये कहती है, अभी मैं उस पर बात करता हूँ। बेसिकली एक थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास अ, एक ऐसा बैक्टीरिया था जो रेस्पिरेशन करता था, उसको इनगल्फ किया इस सेल ने, और फिर इसके साथ ये पूरी साथ रहना शुरू हो गया एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी बात की गई कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पुराने जमाने के अंदर कई सालों पहले, कई हजार साल पहले जो है वो क्या थे, बैक्टीरिया थे एंड अल्टीमेटली फिर वो सेल के अंदर आया और उसके साथ जो है वो एक अच्छे ताल्लुक के अंदर रहना शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ कि एक सिम्बायोसिस का रिलेशन बन गया, हाँ, सेल के अंदर। इस थ्योरी का नाम बहुत सिंपल हो गया, एंडो एंडो सिम्बायोट थ्योरी, एंडो सिम्बायोट थ्योरी, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, एक ऑर्गन होता है जिसे आप कहते हो होमोलोगस, होमोलोगस। होमोलोगस वो होता है, होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं बट फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। जैसे मेरा हाथ, बिल्ली का हाथ, एक बैट का, ये सारे क्या है, ये सारे बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन, स्ट्रक्चर सेम है फंक्शन डिफरेंट। मेरा हाथ खाने के काम आ रहा है, बिल्ली का हाथ किसी और चीज के काम आ रहा है, बट यहाँ पे उलट पूछ रहा है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बहुत सिंपल है, एनालोगस ऑर्गन। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होती है, ऑर्गन्स नहीं होती, एनालोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच में नॉट बी द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीबॉडी which may not be the mode of action of antibody, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजन, यस, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है। सपोज ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन है, ये इसके साथ बाइंड करेगी और इसको न्यूट्रलाइज तोड़ देगी। प्रेसिपिटेशन इन एंटीजन, यस। एनहेंसिंग फेगोसाइटोसिस, यस। अब भाई एंटीबॉडी है, सपोज ये सेल है जो बाहर का सेल है, ये एंटीजन है, इसके ऊपर आके एंटीबॉडी बाइंड की, सबसे पहले तो इस एंटीजन को ब्रेक करेगी, ठीक है। उसके अलावा इस एंटीजन को प्रेसिपिटेट करवा देगी। दूसरी बात, ये सेल को भी खत्म करेगी, फेगोसाइटोसिस करवाएगी। क्या नहीं करेगी, सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइन, साइटोकाइन की, साइटोकाइन रिलीज होना, ये पूरी एक अलग कहानी है, ये एंटीबॉडी नहीं कर रही होती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म पैप्सिन बाय, ठीक है। आपको पता है स्टमक में पैप्सिन, पैप्सिनोजन रिलीज होता है जाइमोजिन सेल से, ठीक है। और ये जो पैप्सिनोजन है ना, ये पैप्सिनोजन स्टमक में रिलीज हो रहा है, इसका काम है बेसिकली ये इनएक्टिव है। अब जब ये इनएक्टिव है, तो जब ये इनएक्टिव है तो इसको आपने एक्टिवेट करना होता है पैप्सिन के अंदर। पैप्सिन के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, पैप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है, पहले पैप्सिनोजन पे काम करता है कौन, HCl। पैप्सिनोजन पे काम करता है HCl, और पैप्सिनोजन इस पैप्सिनोजन को कन्वर्ट करवा देता है HCl पैप्सिन के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सिक्रीट करता है। अच्छा, इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करूं तो इंट्रिंसिक फैक्टर का काम विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के अंदर है। अब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के अंदर काम है तो रिलीज कौन, सिक्रीट कौन करता है, स्टमक, स्टमक, सिंपल। ओके, स्टमक में सेल्स होते हैं, वो द सेल्स which play very important role in developing immunity, वो सेल्स
जो इम्यूनिटी डेवलप करने के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट तो छोड़ दो, प्लेटलेट्स है, ठीक है, उनका काम इम्यूनिटी करने है। मोनोसाइट की बात करूं तो मोनोसाइट का काम इम्यूनिटी के अंदर तो है, फेगोसाइटोसिस करवाएंगे, इसी तरीके से न्यूट्रोफिल का काम भी है, बट डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, जिसे आप कहोगे कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, तो वो कहाँ से आएगी? लिम्फोसाइट से आएगी। बहुत सिंपल है। बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो कि पूरे इम्यून सिस्टम को संभाल रहे होते हैं। डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी, ठीक है। आपको पता है ओरल कैविटी में जैसे ही आपने फूड खाया, आपके फूड के अंदर जो कुछ स्टार्च, उस स्टार्च को उस स्टार्च को कन्वर्ट करवाया जाएगा माल्टोज और आइसोमल्टोज के अंदर बाया एंजाइम दैट इज अमाइलेज। प्रिसाइजली बात करूं तो सलाइवरी अमाइलेज। ये स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वैक्सीनेशन किसकी एग्जाम्पल है? नेचुरल पैसिव। पहले तो ये देख लो कि एक्टिव और पैसिव क्या है। एक्टिव का मतलब है आपकी बॉडी खुद बना रही है, पैसिव का मतलब है आप बॉडी को दे रहे हो। अब नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव का मतलब ये है कि आप नेचुरली बॉडी को बनी बनाई इम्यूनिटी दे रहे हो। ये वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन के अंदर आप क्या करते हो? या तो ऑर्गेनिज्म देते हो, और ऑर्गेनिज्म को लेने के बाद उसको एटेन्यूएट कर देते हो, वीक कर देते हो, और फिर उस बंदे को लगा देते हो। फिर वो बंदा जो है वो खुद ब खुद इम्यूनिटी डेवलप करता है। ये कौन सी इम्यूनिटी है? पहली बात, ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसको खुद जो है वो इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या है? आपने उसको एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म दिया, उसकी बॉडी ने खुद बनाया। आपको बाकायदा डायरेक्ट डायरेक्ट लाके एंटीबॉडीज नहीं देनी पड़ी। सो द करेक्ट आंसर इज एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट चेम्बर फ्रॉम वेयर एओर्टा अराइज, ठीक है। आपको पता है, अगर ये मेरे पास चार चेम्बर्स है आसान जबान में बनाए तो दिस इज आर ए, दिस इज एल ए। आर ए मतलब राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक, जो कि ब्लड लेकर जाता है लंग्स की तरफ। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, दैट इज एओर्टा। एओर्टा इज एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? आपको पता होगा कि बोन के दरमियान ये एक जॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो, या आपके पास आईवी डिस्क हो, ये दोनों, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो या आपके पास आईवी डिस्क हो, ये दोनों किसकी एग्जाम्पल है? ये दोनों एग्जाम्पल है आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन इज कार्टिलेज इज मोर डिफिकल्ट टू हील देन बोन। कार्टिलेज क्यों इतनी आसानी से हील नहीं होती अगर इंजरी हो जाए? कार्टिलेज इतनी आसानी से क्यों हील नहीं होती? क्योंकि कार्टिलेज, देखो, हील हील वहां पे ज्यादा अच्छा हो सकता है जहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है, न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, सारी चीजें चल रही है। अब कार्टिलेज के पास क्या नहीं है? कार्टिलेज के पास कोई वेस्कुलर सप्लाई है ही नहीं, ब्लड सप्लाई है ही नहीं, इसकी वजह से कार्टिलेज इतनी आराम से हील होती भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। लैक मिनरल डिपॉजिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैक लेस नंबर हैज लेस नंबर ऑफ सेल डीप डाउन, नो। लैक प्रोटीन इन मैट्रिक्स, नॉट, नो, दिस इज नॉट द प्रिसाइजली राइट आंसर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, यस, क्या आपको पता होगा? ये कार्डियक मसल है, यहाँ पे आपको इंटरकैलेटेड डिस्क, डेस्मोसोम और गैप जंक्शंस, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क बना रहे होते हैं, मिल रही होती है। लाइट एंड डार्क बैंड्स, यस, स्ट्राइटेड तो होता है, दिस इज द राइट आंसर। यानी कि दिस इज द राइट थिंग अबाउट द कार्डियक मसल। कॉन्ट्रैक्टाइल सार्कोमेयर्स, यस, दिस इज द राइट थिंग। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास दे आर बेसिकली मल्टी न्यूक्लियर, दे आर नॉट बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड,
दे मे बी मोनोन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड, तो सिंपल सी बात है। ओके, the next question is sarcoplasmic reticulum of a muscle fiber is mainly responsible for, sarcoplasmic reticulum किस लिए responsible है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नहीं, it is modified smooth endoplasmic reticulum, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होगी, लिपिड मेटाबॉलिज्म नो, स्टोरिंग सेल बेस नो, sarcoplasmic reticulum is basically developed in muscle fiber for calcium storage, calcium release हो रहा होता है यहाँ से, this is the right answer. The next question is the junction between two neuron is, दो न्यूरॉन के बीच में कौन सा जंक्शन होता है? ठीक है, या उस जंक्शन को आप क्या कहते हो? सिंपल, दिस इज सिंपल वन न्यूरॉन, दिस इज सिंपल सेकंड न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? साइनैप्स बन रही है, दिस इज साइनैप्स, इंपल्स नहीं हो सकती, एक्सॉन नहीं, क्लेफ्ट नहीं, राइट, सिंपल. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज केमिकली स्टीरॉइड? कौन सा हार्मोन केमिकली स्टीरॉइड? स्टीरॉइड. अच्छा, स्टीरॉइड की बात करूं तो आपके पास दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है. एक तो एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले, खास तौर पे आपके पास जो कॉर्टिसोल, इसी तरीके से एल्डोस्टेरॉन, ये जो होता है ये स्टीरॉइड. उसके अलावा सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो अब इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉर्टिसोल. ADH is not the right answer. Thyroxine, no. Insulin is not the right answer. Simple. The next question is under activity of parathyroid gland. पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई किसी भी किस्म की अंडर एक्टिविटी हो जाए, पैराथायरॉयड काम ना कर पाए, तो क्या होगा? अब देखो, पैराथायरॉयड काम करता क्या है? पैराथायरॉयड करता ये है कि बोन है और ये ब्लड वेसल, इस बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में. अगर पैराथायरॉयड काम नहीं करेगा तो क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा. सो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, दिस इज द राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन establish the matrix of bone and cartilage. ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बोन एंड कार्टिलेज के अंदर कोलाजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. खासतौर पे अगर कार्टिलेज की बात करूं तो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के अंदर होता है कोलाजन टाइप 2, कोलाजन टाइप 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट विद एंजाइम. ठीक है, अब ये एक एंजाइम है, ठीक है, अगर इनहिबिटर आके लग रहा है दिस साइड, इस साइड पर, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइट, तो ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अगर ये आके लगे एक्टिव साइट के अलावा किसी भी साइट पर, दिस इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. तो ये जो एक्टिव साइट के अलावा साइट है, दिस इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट. एलोस्टेरिक साइट इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एंजाइम वर्क द बेस्ट एट द फॉलोइंग टेम्परेचर. ठीक है, नॉर्मली ज्यादातर एंजाइम कौन से टेम्परेचर पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है वैसे. नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ पे 37 इज नॉर्मली द बेस्ट आंसर. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे 37 नहीं है तो उसके आसपास आप देख लो तो 40 इज द राइट आंसर. 40 इज द राइट आंसर. चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर रेफर टू अ टेम्परेचर एट व्हिच. ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब ये है, मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो, मैक्सिमम टेम्परेचर. ठीक है, अगर अगर आपसे बात की जाती किसी और टर्म की तो वो एक अलग कहानी होगी. तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो रहा है. चलो, हाँ, यहाँ पे एक जो टर्म इस्तेमाल की जाती है ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट इज डिफरेंट. ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे बेहतरीन काम करता है, एंजाइम वर्क बेस्ट, तो फिर वहां पे ऑप्शन चेंज हो जाएगा. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिड्यूस द एंजाइम प्रोडक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग द बेसिकली यहाँ पे जो है वो so dash reduces the enzyme productivity blocking the substrate from entering into the active site due to similar shape. ठीक है, वही बात. ये एंजाइम में इस पे आके यहाँ पे बाइंड कर रहा है, दिस इज द एक्टिव साइट.
दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। अच्छा भाई, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन P700, ठीक है। P700 का मतलब है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 पे लाइट पड़ रही है, कौन सा इवेंट हो? इलेक्ट्रॉन लूज हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा? फोटो सिस्टम 2 पे फोटोलिसिस होती है, दैट इज डिफरेंट। गेन हाइड्रोजन नो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन नो, सॉरी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नो। बेसिकली जब लाइट P700 यानी कि PS1 पे पड़ रही है, तो PS1 पे जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दिस इज basically saying it is oxidized. It is oxidized. Simple. The next question is which of the following molecule are released after completion of light reaction? ये light reaction हो गया, कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होगा? दो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है एटीपी और एक है NADPH। सिंपल, एटीपी NADPH, ये दोनों फिर डार्क रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे और इनसे कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ओके, सिंपल, ठीक है। चलो, the next question is very simple, and the question says, uh, what are the end products of light? Same, तकरीबन same सवाल है, ATP and NADP। सही। Synthesis of ATP during photosynthesis take place at the region, ठीक है। अब लाइट सिंपल पूछ रहा है, सिंपल पूछ रहा है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी बन रहा है ना, फोटोसिंथेसिस के अंदर एटीपी, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर बन रहा है, तो पूछ ये रहा है कि लाइट रिएक्शन होता कहाँ पे है? लाइट रिएक्शन होता है थायराइड पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल, एंड द क्वेश्चन इज द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, ठीक है। जो पूरा पूरा कंप्लीट वायरस होता है जिसके अंदर वायरल जीनोम, प्रोटीन कोड, कैप्सिड वगैरह सारी चीजें होती है, उसे आप वायरॉन कहते हैं, नॉट वैनम, ठीक है, नॉट जीनोम एंड नॉट कैप्सिड, ठीक है, सिंपल। ऑल वायरसेस आर, तमाम के तमाम वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी कि सेल के अंदर ही ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं बाय हाईजैकिंग द सेल सेल्यूलर मशीनरी। सो द करेक्ट आंसर इज दे आर पैरासाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिंपल, डैश इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। पैथोजेनिसिटी कौन इंक्रीज करता है? अब देखो, अगर मैं एक बैक्टीरिया की बात करूं, तो इस बैक्टीरिया पे आके इम्यून सिस्टम नॉर्मली वर्क कर सकता है आराम से, बट अगर बैक्टीरिया के अराउंड कैप्सूल हो, इसको मारना काफी मुश्किल हो जाता है। बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी, पैथोजन इफेक्ट बढ़ जाता है। कैप्सूल इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया बिलोंग टू द जेनस, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, माइक्रोप्लाज्मा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिजेंटेरिक वेन, मिजेंटेरिक वेन की बात कर रहे हैं, ड्रेन द ब्लड फ्रॉम। मिजेंटेरिक वेन वो होती है जो नॉर्मली ब्लड लेकर आती है, नॉर्मली ये दो होती हैं, सुपीरियर मिजेंटेरिक, इंफीरियर मिजेंटेरिक, ये ब्लड लेकर आती है लार्ज इंटेस्टीन से, नॉर्मली लार्ज इंटेस्टीन से लेकर आती हैं, कुछ स्मॉल इंटेस्टीन का भी पार्ट होता है, नॉर्मली लार्ज इंटेस्टीन से लेकर आ रही होती है, एंड इवेंचुअली सॉरी, इवेंचुअली ये चला जाता है लिवर। So large intestine is the right answer. The next question is secondary cell wall in plants is present, ठीक है। secondary cell wall कहाँ प्रेजेंट होती है? देखो, पहली बात, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों के दरमियान ये जो दीवार है, दिस इज मिडिल लैमेला, अंदर बनेगी प्राइमरी वॉल, ये है, समझो ये है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या बनेगी? सेकेंडरी सेल। ये सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनेगी? बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोटिक सेल वॉल फ्रॉम फंगल सेल वॉल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और फंगल सेल वॉल के अंदर क्या फर्क आता है? देखो, आपसे कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज, नो, वहां पे जो है वो अलग कहानी है।
प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, यस, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, जबकि फंगल सेल वॉल में अलग चीज होती है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फंगल सेल वॉल में काइटिन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पॉलिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय। पॉलिनेशन किसके जरिए ज्यादा अच्छी होती है, यानी कि पॉलिनेशन को फैसिलिटेट कौन कर रहा है? पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलन ग्रेन का उड़ के कार्पेल तक चले जाना। अब इसके अंदर किसका रोल है? जाहिर सी बात है, ये इंसेक्ट कर रहे होते हैं, तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के पेटल्स। अब फ्लावर के पेटल्स का जो ब्राइट कलर है वो किस लिए है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से, सिंपल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग। ठीक है, टोनोप्लास्ट क्या होती है? टोनोप्लास्ट वो मेम्ब्रेन होती है जो कि बेसिकली वैक्यूल, अब सपोज ये एक सेल है, ये वैक्यूल, इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ना, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये किससे सेपरेट कर रही है? टोनोप्लास्ट इज एक्चुअली सेपरेटिंग साइटोप्लाज्म फ्रॉम वैक्यूल, सो द करेक्ट आंसर इज वैक्यूल है साइटो। The next question is, each centriole is composed of, each centriole is composed of, एक centriole, हर centriole में क्या होता है? 9 triplets of microtubule। अगर total triplets पूछ ले तो कितने होंगे? 27, simple, 9 into 3, 27। So the correct answer is 9 triplets, 9 triplets। Okay, the next question is, the fold of inner membrane of mitochondria। ठीक है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड होती है, इस फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन को आप नाम देते हो क्रेस्टाइल। सो दिस इज क्रेस्टाइल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिस्टर्ने इज डिफरेंट। सिस्टर्ने बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी की जो फोल्डिंग्स होती है उनको क्या होता है? मेसोसोम इज डिफरेंट, नॉट प्राइमरी टेम इज डिफरेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हिच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। ठीक है, अंदर कौन सी जोन होती है आपको पता है? बाहर क्या है? बाहर हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है, ऑब्वियसली। अंदर क्या है? टेल्स है। टेल्स कैसी होती हैं? हाइड्रोफोबिक होती है। तो कौन सी साइड अंदर होगी? हाइड्रोफोबिक साइड, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वन विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा ऐसी चीज है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ही नहीं है? ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें आपसे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि भाई मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वेरी सिंपल। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिंपल, और आपसे ये कह रहा है कि हाँ, सेल मेम्ब्रेन आर आल्सो कंटेन डैश। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली आपके पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सही है। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश आर स्फेरिकल सैक सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर होता है। सो द वेरी सिंपल करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है। मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन होता है मैमिलियन सेल के अंदर, अच्छा खासा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई वाटर, अब नॉर्मली अगर आप वाटर को देखोगे ना, तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है, यानी कि वाटर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कम टेम्परेचर को चेंज करेगा। इसकी वजह से क्या होता है? ऑर्गेनिज्म हार्श टेम्परेचर के अंदर जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द हीट कैपेसिटी, नॉट आयनाइजेशन, नॉट प्रोटेक्शन एंड नॉट द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी एच बॉन्ड। ठीक है, सी एच बॉन्ड इन लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट। आपको पता है कि नॉर्मली चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे लिपिड, दोनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट
बट हमारे पास ऑक्सीजन कम होती है लिपिड्स के अंदर, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि 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 आपके पास ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज कार्बोहाइड्रेट आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट। सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? जो सबसे बेसिक होता है, यानी कि मोनोसेक्राइड। सिंपल। यहाँ पे आके हमने तमाम के तमाम बायोलॉजी सेक्शन के 2023 के नम्स के पेपर को डिस्कस किया। इसके अंदर कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ये पेपर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आपसे मुलाकात हो रही है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।